हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय और उसका व्यंजक। लेकिन गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो गॉस की प्रमेय पर पूरा आधारित होता है। यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने आवेश और विद्युत फ्लक्स के बीच संबंध बताया था। इसलिए गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स को आसानी से समझना होगा। चलिए आइए तो हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। देखिए, विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है सामान्य सी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर अगर कोई क्षेत्रफल रखा होगा तो उसमें से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसमें से होकर यदि वो अभिलंबित निकलती हैं तो उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो संकेत होता है वो होता है फाई ई। तो मैं से आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, यह दिशा को व्यक्त करती है परिमाण के साथ साथ। तो मान लीजिए आपका एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो अभिलंब होता है तो चित्र रेखा है और ये पृष्ठ का आपका अभिलंब है। ठीक है, ये पृष्ठ का आपका अभिलंब है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको ds। तो अब यहाँ विद्युत क्षेत्र जो रेखा है यहाँ पे आपका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अब ये जो रेखाएं निकल रही हैं ये आपकी इस क्षेत्रफल से अभिलंबित निकल रही हैं। अगर अभिलंबित निकलेगा तो वहाँ विद्युत फ्लक्स आएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर अभिलंबित निकलती हैं तो इन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को यानी जितना प्रवाह होगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का वहाँ विद्युत फ्लक्स अधिक होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं अभिलंबित निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पृष्ठ के साथ अगर हम इसके दो चित्र बनाएं तो यहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र रेखा जो है पृष्ठ के अभिलंबित कर रही है। अगर हम इसका दूसरा चित्र बनाएं तो दूसरे चित्र में आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो पृष्ठ के यानी क्षेत्रफल के अभिलंब से कोण बनाते जाएगा। मान लीजिए आपके क्षेत्रफल का जो अभिलंब है ds, तो अभिलंब क्या करता है, क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आपका क्या लेंगे, अभिलंब लेंगे और यहाँ पे आपका क्या है, क्षेत्रफल सदिश है तो इसको लेंगे ds वेक्टर, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो सदिश राशि होती है। अब इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो अभिलंब से थीटा कोण बना के जाएगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे हम फाई ई से दर्शाते हैं। यहाँ पे जो ई है आपका इलेक्ट्रिक है और फाई क्या है आपका फ्लक्स, तो फाई ई से दर्शाते हैं। अगर हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं तो एक जैसे खिड़की होती है, तो खिड़की जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपकी खिड़की है। तो खिड़की क्या है आपका पृष्ठ, क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं। अब यदि खिड़की को यदि बंद कर दिया जाए तो वहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं निकलेगी तो विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगी, उसके समांतर, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका जो विद्युत जो हवा होगी वो खिड़की के समांतर होगी, क्योंकि वापस चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो वहाँ विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। जबकि यदि हम खिड़की को खोल दें तो वो हवा वो अंदर से चली जाएगी, यानी बाहर से अंदर आएगी। तो अंदर आएगी तो जो हवा की जो दिशा है वो उस खिड़की कैसी होगी, अभिलंबित होगी। तो जितनी मात्रा में हवा ज़्यादा निकलेगी उसका घनत्व ज़्यादा होगा, उतनी उसका क्या होगा, हवा का फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ यदि अगर हम हवा को विद्युत क्षेत्र मान लें और खिड़की को मान लें हम पृष्ठ, तो इस पृष्ठ में से होकर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी उसका विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। तो इसी प्रकार का कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक, उन्होंने यही बताया था आवेश और फ्लक्स के संबंध। वो हम बाद में बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, मैं फिर से बता देता हूँ
कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबत निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स सामान्य तौर पर 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स हो सकता है, दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और तीसरा शून्य विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जब निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर हों, यानी जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वहाँ आता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर जाती हों तो वहाँ आता है आपका ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में से होकर ना निकले, यानी पृष्ठ के समांतर निकल जाए, तो वहाँ विद्युत फ्लक्स शून्य विद्युत फ्लक्स आएगा। चलिए इसके बाद इस चित्र को समझाते हैं। यदि चित्र बी के अनुसार जो विद्युत क्षेत्र जो ई है वो पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बना के जा रहा है। विद्युत क्षेत्र ई है पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बना के जा रहा है। तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का जो घटक होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? ई कॉस थीटा। क्या प्राप्त होगा? ई कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो घटक बन रहा है वो ई के साथ बन रहा है। तो यहाँ पे जो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का जो घटक हुआ ई कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस क्यों लिया घटक में? क्योंकि यहाँ पे आपका जो आधावर्ती कर्ण बन रहा है, इस आधावर्ती कर्ण में आपका घटक कॉस थीटा आता है, तो ई कॉस थीटा। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा अभिलंबत निकलती हैं तो अभिलंबत जितनी मात्रा में, जितनी संख्याओं में निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखा, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स यानी फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। फ्लक्स जो शब्द है, फ्लो यानी प्रवाह है। तो यहाँ पे जितना फ्लो होगा विद्युत क्षेत्र रेखा, प्रवाह होगा जितनी मात्रा में, वहाँ फ्लक्स रहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करें। अगर हमारे पास विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात होगा तो हम गॉस की प्रमेय को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो यदि मान लीजिए किसी बिंदु पर ई स्थित है और ई के अभिलंबत कोई क्षेत्रफल रखा है ds, ठीक है। तो इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका? तो क्योंकि डी फाई ई आएगा, क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स अल्प है। जब यहाँ पे अल्प पृष्ठ लिया है तो इसके हिसाब से विद्युत फ्लक्स अल्प होगा। तो यहाँ पे आएगा ई इंटू डी एस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और अल्प पृष्ठ के गुणनफल से बनता है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अगर चित्र बी में विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के अभिलंब, ये पृष्ठ का अभिलंब है, ये वाला पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बनाता है, तो अभिलंब की दिशा में ई का जो घटक होगा ई कॉस थीटा होगा। तो इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? ई के स्थान पे हम ई कॉस थीटा लिख देंगे। यहाँ आएगा डी फाई ई बराबर ई कॉस थीटा डी एस, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ई इंटू डी एस लिख के कॉस थीटा। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम किसी घटक को लेते हैं तो घटक लेने पर यहाँ जो वेक्टर होते हैं वो हट जाते हैं, क्योंकि जो घटक होता है वो अदिश गुणनफल में होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे ई कॉस थीटा लेंगे। ई कॉस थीटा लेने के बाद ई इंटू डी एस कॉस थीटा, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे कि ये तो होगा आपका अल्प पृष्ठ। यदि हम पूरे पृष्ठ के लिए लें, पूरा ये पृष्ठ है, अभी तो लिया हमने सिर्फ अल्प पृष्ठ, यानी जिस पृष्ठ से अल्प पृष्ठ में से जो रेखा निकलेगी उस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिया। लेकिन अब लेंगे हम पूरे आकृति से। तो आकृति क्या है आपका? पूरा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में क्या होगा कि आपका जो डी फाई है ये सिर्फ फाई लिखेंगे, क्योंकि डी तब लगता है जब कोई अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स अल्प हो। अब यहाँ पूरा पृष्ठ लिया है तो इसका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आएगा। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए क्या लगता है? तो फाई ई बराबर आपका ई इंटू आएगा डी एस आएगा और कॉस थीटा भी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दी जाएगी? इंटीग्रल लगा दी जाएगी। इंटीग्रल किसको व्यक्त करता है? संपूर्ण क्षेत्रफल को। यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसको व्यक्त करता है इंटीग्रल। और आपको यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे बंद पृष्ठ लगा दिया जाएगा। इस गोले को बोलते हैं बंद पृष्ठ। और यहाँ लिख दिया जाएगा आपका एस। एस क्या आपका? पृष्ठ। एस आपका जो
पूरा जो बड़ा पृष्ठ होता है उसको लेते हैं एस और इसको लेते हैं बंद पृष्ठ। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो गोला दिया है हमने इंटीग्रल में, इसको कहते हैं कि ये पृष्ठ कैसा पूर्ण तरीके से बंद है। बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रल में गोला लगा देते हैं यहाँ। तो ये क्या है आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। तो ये बात याद रखना, अगर वैद्युत फ्लक्स सदिश में लिखते हैं E/ds, घटक का उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर बिना घटकों में क्या आएगा E/ds। ये सूत्र आप याद रखना। इसके बाद यदि हम घटक लेंगे, क्योंकि अभिलंब से थीटा कोण बना के जाएगा ये विद्युत क्षेत्र, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र घटक क्या होगा E cos थीटा, तब यहाँ पे cos थीटा आएगा। cos थीटा जब तक रहेगा तब तक वेक्टर नहीं लगेगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको गॉस की प्रमेय को बताऊंगा। अब पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। देखिए, सन 1777 से 1855 में फ्रांस के वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने आवेश और आवेश के कारण किसी बंद पृष्ठ से बनने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक ने एक बंद पृष्ठ लिया, क्योंकि गॉस प्रमेय वही सत्य है जहाँ बंद पृष्ठ होगा। तो बंद पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय सत्य होती है। तो जहाँ पे बिंदु P होता है वहाँ पे आप एक काल्पनिक वक्र बन जाता है, जो आप जिसे हम आपको गॉसी पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो वो गॉसी पृष्ठ किसके लिए सत्य होता है, गॉस की प्रमेय के लिए सत्य होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको डायग्राम बनाते हैं। ये कोई हमने गोला ले लिया, इसका केंद्र O ले लिया, इस पर हम यदि प्लस Q आवेश रखते हैं तो प्लस Q आवेश यानी प्लस आवेशों से क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखा। क्योंकि ये धनावेश है, तो धनावेश में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा। धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा तो चारों तरफ से निकलेंगी, लेकिन हमें सिर्फ प्रयोग के लिए एक रेखा निकालनी है। तो यहाँ पे एक रेखा निकलती है, वो विद्युत क्षेत्र रेखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बिंदु P ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु P ले लेंगे, P लेंगे तो एक आपका वक्र पृष्ठ बन जाएगा। ये आपका एक काल्पनिक वक्र बन जाएगा, गोला। ये विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल जाएगी। पता है आपको ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, यहाँ धनावेश रखा है स्रोत के रूप में, तो विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलेगी, क्योंकि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होगी। यहाँ पर ऋणावेश तो मिला नहीं। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये पृष्ठ दिखा है हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे बिंदु P के चार और ये घेरे हुए बिंदु P को, इसको मानेंगे हम अल पृष्ठ। तो अल पृष्ठ बोलेंगे हम इसको DS, ठीक है। ये अल पृष्ठ DS है। अब केंद्र से इस गोले की परिधि की दूरी होगी, वो कहलाएगी त्रिज्या। यहाँ भी आपकी दूरी R हो गई। तो सन 1777 से 1855 वैज्ञानिक थे कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने। इन्होंने क्या किया था कि किसी आवेश और उस आवेश के कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश, ये अभी प्लस Q लिखा है, यदि संपूर्ण आवेश Q हो, यानी इसके चारों तरफ, क्योंकि प्लस Q से क्या निकलते हैं, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए सिर्फ एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा लिए। अगर हम अल पृष्ठ इसी से निकालेंगे, फिर बाद में हम इसको संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। हमने विद्युत फ्लक्स में क्या समझाया था पिछले में, तो पहले लेंगे हम पृष्ठ DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर गोला S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में क्या होगा, आपका φE आएगा, और अल पृष्ठ के लिए dφE मान आएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पे ये P रखा है, तो बिंदु P पर हमेशा क्या होता है, एक काल्पनिक परीक्षण आवेश लेते हैं Q0। तो Q0 होगा तो यहाँ पे बल लगेगा, और जब बल का अनुभव होगा तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। इससे पहले ठीक पहले इसको थोड़ी परिभाषित कर लेते हैं। इसका जो प्रमेय होगा,
इसका जो प्रमेय क्या होगा, इसका प्रमेय ये होगा कि निर्वात में, अगर बात निर्वात की हो, यहाँ पर निर्वात हो तो निर्वात में इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय का कथन है। इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपका कथन है। तो यानी ये कुल आवेश होता है Q, उसका क्या होता है 1/ε0, यानी इसका Q गुणा 1 में होगा, Q कम Q एप्सिलॉन। तो कहने का अर्थ है कि ये विद्युत फ्लक्स है वो Q/φE बराबर Q में ε0। ये आपका गॉस का प्रमेय है। तो इसे मैं थोड़ा बारीक से समझाता हूँ। सबसे पहले है कथन। इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस की प्रमेय का कथन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्योंकि कथन तो होता है संपूर्ण के लिए, अभी हम जब व्यंजक हल करेंगे तो पहले लेंगे हम अल पृष्ठ के लिए। अल पृष्ठ से पहले हम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के बाद फिर हम अल पृष्ठ यानी ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। उसके बाद फिर गोला S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और हमारा गॉस का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अगर आपको याद होगा, उसका सूत्र याद होगा, तो आपको गॉस की प्रमेय तो बनेगी ही। साथ में जो गॉस के प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उसके आधार पर जो और भी व्यंजक हैं, जैसे गॉस के नियम से कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग के नियम, अनंत समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना, तो इस तरह के व्यंजक भी आसानी से बनेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q हो तो गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स जो होगा संपूर्ण के लिए क्या लगता है, मैंने पहले बताया था इंटीग्रल लगता है। तो E/ds ये क्या है आपका विद्युत फ्लक्स है, उसमें लगा देंगे हम इंटीग्रल बंद पृष्ठ S, तो ये आपका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे d नहीं लगा है तो d∅E नहीं है, यानी ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा। और जब इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा Q/A में ε0। तो हमें आंसर भी निकालना है इसको हल करके। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम व्यंजक। चलिए इसको यहाँ लिखेंगे हम व्यंजक। लिखेंगे माना गोला S के अंदर
गोला एस के अंदर बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, एक प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। तो हम P पर क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्योंकि पता है कि P पर हम कोई काल्पनिक आवेश रखते हैं तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे Q0 एक परीक्षण आवेश होगा, तो इनके बीच क्या होगा? बल का, यानी ये आपका आवेश जो होगा प्लस क्यू एक Q0 पर बल लगाएगा, तो बल का अनुभव होगा, तो उस घटना को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ही याद करेंगे। तो बिंदु P पर तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई आपकी E बराबर पहले से ज्ञात की हुई है, A बराबर 1/4πε0 आवेश क्या आपका Q, और Q से उस P की दूरी क्या है? R का वर्ग, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो इसकी हमें दिशा बतानी पड़ेगी। तो E की दिशा किसके अनुदिश है? OP के अनुदिश। E की दिशा वेक्टर OP के अनुदिश हो गई। अब हम लेंगे अल्पपृष्ठ, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं या क्षेत्रफल अवयव कह सकते हैं, तो इसे हम अल्पपृष्ठ बोलेंगे। क्या इस अल्पपृष्ठ है, अभी हमें पूरा पृष्ठ नहीं लेना है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेना है, अभी हमें अल्पपृष्ठ लेना है। अल्पपृष्ठ आपका ds है और उस पृष्ठ में से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है। तो यहाँ जो विद्युत फ्लक्स होगा ये अल्प होगा। तो पहले हम अल्पपृष्ठ ds के द्वारा विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, फिर हम पूरे गोला S के कारण यानी गोला S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। चलिए यहाँ पे बिंदु P को जो घेरे हुए है वो पृष्ठ लेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे भाषा, क्योंकि हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी तो पृष्ठ लेना पड़ेगा जिसमें से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही। अब बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे का मैं थोड़ा देर बता। तो अभी तक पढ़ा हमने कि अब बिंदु P को घेरे हुए अल्पपृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। इसके आगे हम अब निकालेंगे हम विद्युत फ्लक्स। पहले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे जो P को घेरे हुए है यानी अल्पपृष्ठ, जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी उस पृष्ठ में से और लंबवत निकलेगी तो वहाँ विद्युत फ्लक्स आएगा। लेकिन वहाँ पे जो पृष्ठ है वो अल्प है, तो अल्प पृष्ठ में से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी तो वहाँ विद्युत फ्लक्स अल्प होगा। जैसे ही हम पृष्ठ S लेंगे, पूरा गोला लेंगे, तो उसमें जो विद्युत फ्लक्स होगा वो संपूर्ण होगा, तो वही संपूर्ण फ्लक्स को हम हल करेंगे तो वही आपका आंसर होगा। चलिए हम यहाँ गणितीय निरूपण के माध्यम से बताते हैं। अतः पृष्ठ ds द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे ds पृष्ठ है तो अल्प पृष्ठ भी क्या होगा आपका? छोटा होगा, तो फाई e के साथ क्या लग जाएगा? d लग जाएगा, क्योंकि अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स अल्प होगा।
अब विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, E इंटू डी एस, लेकिन यहाँ पे क्या लगा जाएगा, वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई घटक नहीं है। क्या विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बीच कोण बन रहा है? यदि कोण बनेगा तो फिर आपका cos 90 आएगा, तो कोण नहीं बनना चाहिए। कोण बनेगा तो फिर वो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की समानता कहलाएगा। यदि कोण नहीं बनेगा, कोण 0 होगा, तो वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी पृष्ठ के अभिलंबत होगी, और हमें पृष्ठ के अभिलंबत निकले वही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि विद्युत फ्लक्स अधिकतम चाहिए। तो यहाँ पे लेंगे डी फाई ई बराबर ए इंटू डी एस कॉस थीटा। अब हम घटक लेंगे तो यहाँ पे वेक्टर हट जाएगा। चलिए, क्या E इंटू डी एस, ई और चित्र में देखिए, आप नोट कर रहे होंगे तो उस चित्र में देखिए कि E और डी एस के बीच कहीं क्या कोई कोण बन रहा है, क्योंकि E और डी एस की दिशा विद्युत क्षेत्र के साथ है। जहाँ अल्प पृष्ठ की दिशा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो कोण बनेगा नहीं, क्योंकि अनुदिश में कभी कोण नहीं बनता है, हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे डी फाई ई बराबर ए इंटू डी एस कॉस क्या होगा आपका 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी एस के बीच कोण नहीं है, बनते ही नहीं है, कोई कोण नहीं बन रहा है, क्योंकि दिशाएं समान हैं। चलिए, इसके बाद तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, ये बचता है। अब यहाँ पे हमारा ई बचा है, ये ई बचा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 दे देंगे पहले से। तो समीकरण 1 से ई का मान हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो डी फाई ई बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वेक्टर लग जाएगा, डी फाई बराबर 1/4πε0 Q बटे में r² इंटू डी एस। ठीक है, इसके बाद अब निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ डी एस द्वारा है, अब निकालेंगे गोला एस के द्वारा। पूरा गोला लेंगे हम, चित्र में है आपके जो नोट हुआ है आपके रजिस्टर में, उसमें देखिए। अब गोला जो एस है, आपको गोले को एस बोला है मैंने, तो गोला एस के द्वारा गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गोला एस के द्वारा गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो अब फ्लक्स आएगा तो ये आपका फ्लक्स कैसा होगा, इससे बड़ा होगा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ फाई ई बराबर आपका यहाँ पे क्या है, डी फाई। ये अल्प पृष्ठ गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये अल्प है, तो यहाँ पे हम अल्प वाला ले लेंगे। अल्प फ्लक्स में क्या लगा देंगे हम, इंटीग्रल बंद पृष्ठ एस, यानी समाकल लगा देंगे। तो समाकल किसको व्यक्त करता है, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जहाँ भी इंटीग्रल लगता है वो बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा आपका, अधिकतम। यहाँ पे समाकल लग गया डी फाई, यानी अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स में अगर समाकल लग जाएगा तो यहाँ पे जाएगा आपका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, बराबर डी फाई का जो मान है वो पूरा ये रख देंगे हम यहाँ पे, तो 1/4πε0 Q/r² डी एस। ठीक है, जल्दी से मैं साफ करता हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं, फाई ई बराबर, यहाँ जो, क्योंकि यहाँ पे समाकल लगा है तो जो इसमें अचर होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो एस है, क्योंकि यहाँ पे पीछे लिखा है एस, अगर पीछे है तो आगे भी क्या होना चाहिए, एस वाले, यानी एस जो चर माना है, चर यहाँ पे एस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एस पीछे लिखा है उससे पता चलता है कि आपका सवाल एस वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई एस है ही नहीं यहाँ पे, तो समाकलन कैसे होगा। तो चलिए, आपका अचर हो जाएगा तो इसे बाहर निकाल लेंगे। तो Q बाहर निकाल दिया हमने, इसके बाहर 4πε0 r² बाहर निकाल दिया यहाँ पे तो समाकलन के यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ दाएं तरफ टी एस। तो
फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब ये आपका अल्पृष्ठ है। अब अल्पृष्ठ में लगा है इंटीग्रल, तो ये हो गया आपका संपूर्ण क्षेत्रफल है, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। यानी गोले का जो गोला है आपका, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसका रख दी मान, तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख देना कि यहाँ पे इंटीग्रल ds का जो मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गॉसी पृष्ठ का या गोली पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ इससे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा गॉस में सिद्ध हो गई। चलिए फास्ट में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले है कथन। इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कुल उपस्थित आवेश Q हो तो गॉस के नियमानुसार उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बंद पृष्ठ S ई वेक्टर इंटू ds बराबर Q बटे में एप्सिलॉन 0। इसके बाद है फिर आपका व्यंजक। ठीक है, व्यंजक क्या है कि माना गोला S के अंदर बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है, उससे r दूरी पर बिंदु P है, तब बिंदु P में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। जो ई वेक्टर निकाला है इसकी जो दिशा है वो OP के अंदेश होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब बिंदु P को घेरे हुए जो अल्पृष्ठ है, अल्पृष्ठ क्योंकि हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो P को घेरे हुए अल्पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, क्योंकि ds में से क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा निकली है, उसमें चित्र में निकलेगी तभी तो विद्युत फ्लक्स आएगा। अभिलंबन निकलेगी, अभिलंबत निकलेगी तभी विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी अभिलंबत में, तो वहाँ पर विद्युत फ्लक्स आएगा। तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे, पृष्ठ ds द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पहले हम ds पृष्ठ निकालेंगे तो विद्युत फ्लक्स छोटा होगा, तो यहाँ विद्युत फ्लक्स छोटा होगा, यहाँ पे आएगा डी फाई। यहाँ पे छोटा किसको व्यक्त कर रहा है, डी को, डी फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ठीक है, इसको फिर से हम प्रोवाइड करके लिखते हैं बराबर ई इंटू डी एस कॉस। जैसे हम घटक लेंगे तो घटक लेंगे, क्यों लेगा, क्योंकि घटक का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ई की अभिलंब की दिशा में क्या होता है, क्योंकि अभिलंब होता है वहाँ पर, यहाँ पे आपका अभिलंब होता है, तो अभिलंब की दिशा में क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र घटक क्या होता है, ई कॉस थीटा आधा बटे 8। ये भाई मैंने बता दिया पिछले बार। तो यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा। अब चलेंगे डी फाई बराबर ई इंटू डी एस थीटा। क्या यहाँ पे ई और इंटू डी एस क्या लंबवत हैं, नहीं, ई और इंटू डी एस क्या है, इनकी दिशाएँ समांतर हैं, और अंदर से तो कोण नहीं बनेगा, तो थीटा का मान 0 डिग्री रख देंगे। अब यहाँ पे ए इंटू डी एस कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 के साथ इसका गुणा होगा तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 के साथ गुणा होगा तो ए इंटू डी एस ही आएगा। चलिए इसका मान समीकरण 1 से हम रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका ई का वेक्टर का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बटे में आर स्क्वायर डी एस वेक्टर। इसके बाद अब निकालेंगे हम गोला एस का, तो गोला एस के द्वारा गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में क्या होगा, आपका बड़ा फ्लक्स आएगा फाई बराबर, और जो हम निकाल रहे थे अल्पृष्ठ में उसमें हम लगा देंगे इंटीग्रल, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा जो फाई के बराबर होगा। फाई बराबर इसका मान रख देंगे हम, ये पूरा मान रखने के बाद आपका इसका क्या होना है, समाकलन होना है, क्योंकि समाकलन का चिन्ह लगा है। इसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद यहाँ पर डी एस बचेगा, और डी एस का क्या होता है मान, क्योंकि ये आपका क्या है संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि डी एस इसका क्या होता है, ये क्या होगा, किसका होगा, ये आपका एस के बराबर, और एस क्या आपका पूरा गोला, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। यही आपका गॉस का प्रमेय है। अगर यहाँ पे हम, ये आपका निर्वात में है, ठीक है, अगर हम क्यू का मान 1 कूलाम रख दें तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है, विद्युतशीलता है, यानी यहाँ पे जब पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र निकलती हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप, जितना चलेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनकी चालन की माप कहलाती है विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता का जो मान होता है 8.854 × 10⁻12, ठीक है,
कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे इसका अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हल करने के बाद कुछ ना कुछ आता है 1.13 गुणे, इसका हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद 1.13 बार जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है। ये आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, ये आपका मात्रक। तो मैंने आपको सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई। मुझे उम्मीद है ये परिभाषा आपको समझ आई हुई। मैंने ये परिभाषा मौखिक रूप से समझाई है, मैंने उसको नोट नहीं कराया क्योंकि मुझे इस एपिसोड में या मुझे इस वीडियो में गॉस की प्रमेय बतानी थी। इसके बाद फिर मैंने गॉस की प्रमेय आपको मैंने विधिवत भली भांति समझाई है। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके इसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। और ये व्यंजक जो है गॉस के प्रमेय, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ आएगा। वस्तुनिष्ठ में भी इसका विकल्प पक्के में आएगा। तो आप इसे रजिस्टर में नोट कर लीजिए। अगर 2 बार इसको नोट करेंगे तो ये 100% आपको बनेगा। और साथ में मैंने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बता दी है। यानी यहाँ पे अगर हम यदि Q बराबर 1 कूलम रख दिया जाए, अब विद्युतशीलता का मान रख दिया जाए यहाँ पे 8.854 गुणे 10 की घात -12, ठीक है। तो आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो आपकी आएगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम गॉस के नियम से कूलम के व्युत्क्रमवाद के नियम की व्युत्पत्ति। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट।